बांकीपुर में उपचुनाव का जो मतदान आज चल रहा था वो आखिरकार खत्म हो गया। शाम 5 बजे तक वोटिंग करीब 33% के आसपास रही। लेकिन अब असली चर्चा वोट प्रतिशत की नहीं बल्कि उस राजनीतिक संदेश की है जो इस चुनाव ने मतदान खत्म होने से पहले ही दे दिया। सोचिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी सबसे मजबूत माने जाने वाली सीट बचाने के लिए पूरा संगठन झोंक दिया। एनडीए के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, स्टार प्रचारक, बूथ मैनेजमेंट यानी पूरी चुनावी मशीनरी मैदान में उतार दी गई। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उन्होंने ऐसी राजनीतिक लड़ाई खड़ी कर दी कि बाजीपुर का उपचुनाव पूरे बिहार की सबसे चर्चित सीट बन गया। अब सवाल यह है कि जो नतीजे आएंगे वो 3 तारीख को आएंगे, लेकिन जो पूरा नैरेटिव इस चुनाव में नजर आया वो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आया कि एक माहौल बीजेपी के अगेंस्ट भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वाईबीएन के एडिटर इन चीफ प्रदीप शुक्ला जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। जैसी उम्मीद की जा रही थी प्रदीप जी, बिहार में मतदान तो वैसा नहीं हो पाया। शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें महज 33% के करीब ही मतदान अब तक हो पाया। ये इशारा क्या करते हैं? ये मतदाताओं का जो रुझान था या ये जो स्लो आया, ये पहला सवाल ही बनता है कि ये क्या इशारा करता है? देखिए, उपचुनाव में मतदान प्रतिशत को देखेंगे आप, पिछले तमाम उपचुनाव को देखें, चाहे बिहार के चुनाव हो, चाहे और भी किसी राज्य में उपचुनाव जब होता है या लोकसभा का कोई सीट खाली होती है, उपचुनाव होता है, तो उसमें मतदाताओं का बहुत रुझान, बहुत उत्साह, बहुत वो नहीं रहता है। अमूमन आप देखेंगे उपचुनाव में परसेंटेज, वोट ऑफ परसेंटेज जो है, जो जब विधानसभा के लिए चुनाव होता है, जब विधानसभा चुनी जाती है, जब मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होता है, उससे कम ही वोटिंग परसेंटेज होता है। तो अभी जो आपने बताया जैसे कि 5 बजे तक 33 कुछ समथिंग वोटिंग हो चुकी है और हो सकता है अभी वहां वोटिंग चल रही है और वहां पे ये बढ़ के जब करेक्शन चुनाव फाइनल लिस्ट जारी करेगा तो 35%, 36% के आसपास वोटिंग हो सकती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम वोट हुआ है। यदि हम 2025 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में, उसमें बांकीपुर सीट का वोट परसेंटेज देखें तो वो करीब 40% के आसपास था। तो 40% से 36% पे आना, 35% पे आना या 37% के आसपास के रुक जाना, तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है कोई। और उपचुनाव में हमेशा वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बहुत तो कम रहता है। तो वोटिंग परसेंटेज बहुत चिंता की कोई ऐसी बात नहीं कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो गया है, मतदाताओं का बिल्कुल उत्साह नहीं है, मतदाता बिल्कुल निकले ही नहीं, मतदाता कोई सरकार पे कोई वो नहीं रह गया है। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है अभी फिलहाल। जी जी जी, लेकिन ये सवाल क्योंकि इस समय पे इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत 200 विधायकों के आसपास उनको निर्देश दिए गए थे, जो पूरे एनडीए के विधायक थे, उनको निर्देश दिए गए थे कि हर शाम को 2 घंटे आपको बांकीपुर विधानसभा में देना ही है। इसके साथ साथ स्टार प्रचारकों की पूरी फौज थी, जो पदाधिकारी, जो संगठन के लोग हैं, उनकी पूरी फौज थी। ये इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद जो कहीं ना कहीं बिहार में सरकार का और खासकर बीजेपी का ये सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही है और पैतृक सीट रही है। कई 3-4 दशकों से ये सीट उनके पास रही है। उस सब के बावजूद जन स्वराज पार्टी का एक नेता आता है, वो नेता जो पिछले विधानसभा चुनावों में पूरी तरह फेल हो जाता है, वो इस चुनाव पे लड़ने के लिए तैयार होता है, सरकार को चुनौती देता है और सरकार भी उस चुनौती के आगे कोई हल्के में नहीं लेती, पूरी शिद्दत से जुटती है। ये जो परसेंटेज की बात थी ये इसलिए सामने आ रही थी कि इतने कैंपेन चले, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद पटना में बांकीपुर सीट में अपने में पूरा कैंपेन करते नजर आए, लगातार अलग अलग बैठकें होती रही। उस सब के बावजूद अगर ये परसेंटेज रहे तो ये थोड़ा सा खलता है। लेकिन इससे चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर आगे देखकर अब ये देखते हैं, मैं जानना चाहूंगा कि ये ये सीट किस तरफ जा रही है। अभी जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने एक टफ फाइट दी है। देखिए, आपने जो बात कही ना, एक तो चुनाव का वोटिंग परसेंटेज की जो हमने पहली बात हम लोग की हुई। अब लेकिन ये सीट महत्वपूर्ण क्यों थी? भाजपा के जी 200 विधायक वहां 2 घंटे लगा क्यों रहे थे? चूंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है ये।
जी, भाजपा के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है जो सबसे यूथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं, नितिन नवीन की सीट है। भाजपा जी, वहां पे पिछले 3 दशक से भाजपा का वहां पे राज है। नितिन नवीन के पिताजी थे नवल किशोर जी, पहले उनके पास 95 में उन्होंने सीट जीती। 95 से लेकर 2006 तक लगातार वो वहां के विधायक रहे, और 2006 के जी, बाद उनकी निधन होता है, उपचुनाव होता है, वहां से नितिन नवीन विधायक बनते हैं। तो इसलिए ये सीट महत्वपूर्ण थी। इसलिए सीट महत्वपूर्ण नहीं थी कि इससे सीट के हारने जीतने से कोई सम्राट चौधरी की सरकार को कोई फर्क पड़ जाएगा, बिहार के सत्ता समीकरण में कोई बदलाव हो जाएगा, राजद को कोई ताकत मिल सकती है या किसी और को ताकत मिल सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पे वोटिंग परसेंटेज कम होता है। नितिन नवीन, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो करीब 51,000 वोटों से जीते अभी 2025 में, नवंबर में चुनाव हुआ था। जी, अब मान लीजिए जी, अभी विधानसभा चुनाव होता है, उपचुनाव होता है, और नितिन नवीन वहां वो भाजपा सीट जो है 51,000 के बजाय 40,000 सीट से वोट से जीतती है, या 30,000 वोट से जीतती है, या 45,000 वोट से जीतती है। यदि वहां 51,000 से वोट कम से जीतती है भाजपा, तो नितिन नवीन के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि जिस जिस विधायक को पार्टी ने इस लायक माना कि उसको राष्ट्रीय नेतृत्व दिया जाए, राष्ट्रीय संगठन का वो आज अध्यक्ष हैं, सबसे सबसे युवा अध्यक्ष है, उनको पार्टी ने पूरा खुला, मतलब एक तरह से फ्री हैंड भी दिया। आप देखोगे इस चुनाव में कम से कम वो 4 या 5 बार बिहार की उन्होंने यात्राएं की है। जब से इसका उपचुनाव का डेट डिक्लेयर हुई है, तो कम से कम 4 या 5 यात्राएं वो बिहार की कर चुके हैं, पटना की यात्राएं कर चुके हैं। इसलिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए पार्टी ने इसको प्रतिष्ठा का विषय बना रखा, पूरी बिहार भाजपा ने, यहां तक कि केंद्रीय भाजपा ने, कि इस सीट को जीतना है और बड़े मार्जिन से जीतना है। देखिए ये चुनाव चुनाव से ठीक पहले, जब चुनाव की डेट अनाउंस हुई उसके पहले एक बड़ा विवाद सामने आया देश में, राम मंदिर चंदा विवाद विवाद सामने आया। और चुनाव वोटिंग के ठीक अभी 1 सप्ताह पहले तक जो है, काकरोच पार्टी ने जो दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन किया, देश भर में, बिहार में बड़ा उग्र प्रदर्शन किया युवाओं ने। तो इन सब बदले हालात में जो इस समय वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं देश के, और जो मुद्दे हैं, ऐसी परिस्थितियों में ये सीट भाजपा के लिए जीतना, उपचुनाव की सीट, जैसा मैंने पहले बोला कि वो जीतने हारने से सम्राट चौधरी की सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पर अभी सीट का हारना, ऐसी परिस्थितियों में हारना, देश का इस समय जो मिजाज बना हुआ है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अभी झुकी है इस जंतर मंतर पे प्रदर्शन पे, काकरोच पार्टी के प्रदर्शन पे जैसे झुकी है, ऐसी तमाम परिस्थितियों के बीच में भाजपा का सीट जीतना और भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ाना, ये नितिन नवीन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यदि उसमें ये कामयाब नहीं होते हैं तो स्वाभाविक है पार्टी के बारे में ये जो नैरेटिव वहां से बनेगा, हो सकता है वो नैरेटिव यूपी तक आए। अगले 8 महीने 7 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उन परिस्थितियों, उन उस एंगल से आप देखोगे तो वहां पे उस दृष्टि से ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये उपचुनाव केवल एक उपचुनाव नहीं है, ये उपचुनाव केवल नितिन नवीन की सीट पे उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव पूरी भाजपा और जो वर्तमान जो परिदृश्य राजनीति में, उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। वहां भाजपा का जीतना या भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ना या भाजपा का वोट परसेंटेज घटना, तीनों चीजें जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। दूसरा जो आपने जी, सवाल किया कि एक प्रशांत किशोर वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो उसको किस दृष्टि से देखा जाए या कैसे देखना चाहिए हम लोगों को, यही सवाल था आपका दीपक जी, जब मैं जो जी, 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 सुन पाया जी। जी, तो यही देखिए सवाल था कि अगर प्रशांत किशोर हाँ जी, जी, प्रशांत किशोर जो आप है सवाल वो वहाँ टफ फाइट। मैं एक बार सवाल दोहरा देता हूँ, जो दूसरा सवाल आप कह रहे थे। हम्म, दूसरा सवाल मेरा ये था कि अभी तक जो ग्राउंड की जो रिपोर्ट आ रही है, हमारे संवाददाता ने वहाँ से जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार ये फाइट अभी तक टफ होती हुई नज़र आ रही है। ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, एक तरफ़ा जीत भाजपा की होती हुई, अभी तक के जो ग्राउंड के आंकड़े या जो लोगों से बातचीत है, उसके अनुसार इस तरह की चीज़ें छनकर आ रही हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? हाँ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और ये जो यदि जैसा कि अपने रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि वहां पे ग्राउंड पे बहुत कांटे का मुकाबला हुआ है, जनसुराज वर्सेस जो है भाजपा के बीच में, प्रशांत किशोर वर्सेस जो भाजपा के कैंडिडेट हैं। प्रशांत किशोर जी, अभी 1 साल पहले चुनाव लड़ते हैं, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, नवंबर में वो 243 में से 238 सीटों में चुनाव लड़ते हैं। बिहार में पहली बार उनकी पार्टी का गठन होता है, पूरे बिहार में वो पदयात्राएं करते हैं, पदयात्रा को बहुत ह्यूज रिस्पॉन्स मिलता है उनकी यात्रा में। हम लोग याद करें, पीछे जाएं यदि हम लोग अभी, तो बहुत बड़े पैमाने पे यूथ वहां पे जुड़े थे उनकी यात्रा में, और लग रहा था कि प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर बनने वाले बिहार की पॉलिटिक्स में। उन परिस्थितियों में चुनाव होता है, चुनाव के बाद परिणाम आते हैं, परिणाम में
238 सीटों में से 236 सीटों पे प्रशांत किशोर पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाती है। उनको महज 4% से भी वोट कम मिलता है। तो प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी चुनाव जब उन्होंने कैंपेन में थे चुनाव में, तो उन्होंने कहा या तो हम अर्श पे होंगे या तो हम फर्श पे होंगे। तो नवंबर में तो बिहार की जनता ने उनको फर्श पे रखा था, उनको अर्श पे नहीं ले गई थी। उस समय प्रशांत किशोर पे एक सवाल उठा था कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़े और प्रशांत किशोर चुनाव से भाग रहे। उसका प्रशांत किशोर को उन्होंने उसको अपना बचाव किया था। तो प्रशांत किशोर ने इस बार लीड किया है। प्रशांत किशोर ने साहस दिखाया है। आज की डेट में भाजपा की वहां मजबूत सरकार है और उपचुनाव में अमूमन जनता जो है, जो सरकार होती है उसके साथ जाती है। वो इसलिए जाती है क्योंकि उसकी मनोदशा यही रहती है कि भाई विपक्ष के प्रत्याशी को जिता के हम सरकार के विरोध में क्यों खड़े हों। विपक्ष का प्रत्याशी जीत जाता है तो अगले 5 साल सरकार के जो तमाम फंड्स आते हैं, सरकार की तमाम जो योजनाएं आती हैं, सरकार उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा नजर नहीं देती विपक्ष वाले विधायकों के क्षेत्र में। ऐसे में प्रशांत किशोर का साहस करना और मैदान में उस सीट से लड़ना जो नितिन नवीन की सीट है, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। तो प्रशांत किशोर ने एक बड़ा निर्णय लिया है और बड़ा एक राजनीतिक संदेश देना वो बिहार में कोशिश कर रहे हैं। पहला तो ये है, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि उन्होंने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की उस सीट से लड़ सकते हैं जहां से 3 दशक से भाजपा लगातार जीतती आ रही है, जो भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है, भाजपा की बहुत जी, मजबूत सीट मानी जाती है। वहां कायस्थ और वैश्य का जो समीकरण वोटों का वो करीब 27 से 28% होता है। तो वहां से चैलेंज देना एक बड़ी बात है, नंबर एक। नंबर दो, यदि प्रशांत किशोर वहां, जो आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर हुई है, प्रशांत किशोर ने मुकाबले को बराबर बना दिया है। भाजपा की जो 25 की जो जीत है उसका अंतर कम हो सकता है। तो यदि ये स्थिति पैदा हो जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि भाजपा के लिए आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग होगा, खासकर जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में। क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स काफी एक दूसरे को जो है ना वो देखते हुए करीब से देखते हैं। यदि प्रशांत किशोर बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं, यदि प्रशांत किशोर वहां पे भाजपा के जो जीत का अंतर है उसको कम करने में कामयाब रहे, या प्रशांत किशोर सीट जीत जाते हैं, मान लीजिए ऐसी स्थितियां हुई हैं, ऐसा वोट गिरा है कि उनके पक्ष में वोट चला गया है, पूरा यूथ उनके साथ चला गया है, तो फिर आप ये मान के चल लीजिए कि भाजपा के लिए आने वाला समय जो है बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। बिहार ही नहीं, यूपी ही नहीं, पूरे देश में बहुत चुनौतीपूर्ण उनके भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण समय आने वाला है। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो जी, अगले साल ही चुनाव होने वाला है और बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जी, क्योंकि ये बातें इसलिए भी उठ रही हैं, ये हम चर्चा आज इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि लगातार जैसे ही नितिन नवीन ने अपनी सीट छोड़ी और उसके बाद वो राज्यसभा की ओर गए, उन्होंने उपचुनाव में अपना जो पहला कैंडिडेट उतारा, जिसकी उन्होंने घोषणा की, वो कैंडिडेट कहीं न कहीं विवादों में आ गया और विवादों में आने के साथ ही उन्होंने आनन-फानन में अपने जो दूसरे कैंडिडेट को उतारा, उसकी क्षमताओं को लेकर, उसकी उसकी क्या कहते हैं राजनीति की ओवरऑल समझ को लेके, उसकी भाषा को लेकर, जिनकी नीरज सिंह की हम बात कर रहे हैं जो अभी भाजपा के कैंडिडेट हैं उनको लेकर केवल इतना ही नहीं कि पार्टी के अंदर भी नाराजगी महसूस की गई, बल्कि आम जनता में भी इस बात की नाराजगी थी कि आखिर बांकीपुर के लिए इतना हल्का कैंडिडेट क्यों दिया गया। और जब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट इसको लेकर हुई, ग्राउंड रिपोर्ट में जब बात हुई तो लोगों ने लगातार इसको भी एक मुद्दा बनाया था कि बांकीपुर में एक समय एक ऐसा नेता निकल के आया कि जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय जो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता दिया गया जो अभी राजनीति का बहुत सही से काकागा नहीं सीख पाया है इस तरह के चुनाव लड़ने के लिए जहां फाइट नेक टू नेक वाली हो रही है। तो क्या ये सारे फैक्टर जो भाजपा के अंदर खाने का गतिरोध था, जो लोगों ने इसे बहुत सीरियसली लिया कि यहाँ कैंडिडेट इतना हल्का दे देने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आपने खुद बोला कि ये जो यूथ का जो कॉकरोच वाला इनका जो प्रोटेस्ट था दिल्ली में, ये एक मुद्दा बना, राम मंदिर का मुद्दा एक बना। तो क्या ये जो सारे परसेप्शन जो एक नैरेटिव में बनते आए थे, वो भाजपा को डिप करने जा रहे हैं? और अगर भाजपा 10-5 हजार वोट भी डिप होती है पिछली जीत के अंतर से, हालांकि वोट परसेंटेज उतना अभी जो फाइनल आंकड़े आएंगे उसमें कितना निकलता है ये दूसरी बात होगी, लेकिन अभी तक के आंकड़ों में अगर उस परसेंटेज में अगर 5-7
1000 भी कम होता है जीत का आंकड़ा, तो क्या ये भाजपा की हार मानी जाएगी? भले ही बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए, लेकिन क्या ये नितिन नवीन की हार नहीं मानी जाएगी? देखिए, बांकीपुर सीट जो है ना, बिल्कुल आप जैसा बोल रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से निकल के आता है, तो पार्टी के चयन से लेके और जी, मतदान तक भाजपा फंसी रही जी, है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले चयन करते हैं, नितिन नवीन पहले प्रत्याशी का चयन करते हैं, उस प्रत्याशी का इतिहास या तो उन्होंने खंगाला नहीं, या उनको इतिहास पता था, उनको इतना गुमान हो गया, मैं कह सकता हूँ कि वो जो सम्मान मिला उनको राष्ट्रीय लेवल पे जाके प्रधानमंत्री ने मंच से कई बार सम्मान दे दिया, तो मुझे लगता है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से बहुत चर्चा नहीं की और उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया जिनके फादर जो है चारा घोटाले में दोषी करा दिए जा चुके हैं। जी, जो भाजपा बिहार में पिछले 30 साल से चुनाव लड़ रही है, मतलब चारा घोटाले पे, चारा घोटाले पे, चारा घोटाले पे, लालू के कुशासन पे, लालू के गुंडा राज पे, उस उस घोटाले में शामिल एक व्यक्ति के बेटे को टिकट दे दिया, तो पहला तो वहां सिलेक्शन गड़बड़ हुआ। नितिन नवीन ने वहां पे नितिन नवीन का सिलेक्शन बिल्कुल गलत था। पार्टी से उनको बिल्कुल। संकेत गया, सेंटर से उनको संकेत गया, प्रत्याशी बदला गया। प्रत्याशी बदलने के बाद जो दूसरा प्रत्याशी आया, जैसा कि आप बता रहे हैं, नीरज सिन्हा, उनका कोई ऐसा कोई उनका ऑरा ही नहीं है। लोग समझ ही नहीं पा रहे इनको कहां से ले आए, क्यों उतार दिया मैदान में इनको लाके। ठीक है, वो संगठन से जुड़े हुए हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, पर चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट खाली हुई थी, तो वहां प्रत्याशी थोड़ा सा उसका ऑरा बड़ा होना चाहिए था, पॉलिटिकल ऑरा उसका बड़ा होना चाहिए था। नहीं पॉलिटिकल ऑरा बड़ा था तो कोई आप और किसी डॉक्टर को, किसी वकील को या किसी समाज से ऐसे किसी व्यक्ति को भी ला सकते थे। आप पॉलिटिकल व्यक्ति लाए तो फिर थोड़ा सा ठीक व्यक्ति लाना चाहिए था। खैर, उनकी मैं नीरज जी पे मैं सवाल इसलिए उठाऊंगा कि भाई पॉलिटिक्स में उनकी स्टार्ट हो रहा है, तो उनके बयान काफी चर्चित रहे, जिस तरह के उन्होंने बयान दिए, बहुत सारे बयान। तो नितिन नवीन का पहला सिलेक्शन गड़बड़ हुआ, उन्होंने पहला सिलेक्शन गलत किया, उसके बाद उनको विड्रॉ करना पड़ा, जिसमें उनकी काफी किरकिरी हुई नितिन नवीन की एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके बाद दूसरा प्रत्याशी आता, दूसरा प्रत्याशी भी बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं था वहां पे। उसके जो बयान थे वो पूरे चुनाव में भाजपा के लिए किरकिरी बनते रहे। गठबंधन के साथी जो थे, जदयू उनके जो गठबंधन के साथी है, वो भी बहुत सिंक नहीं कर पाई इस कैंडिडेट के साथ अपने को। नंबर 3, नंबर 4, जैसा कि आपने हमने पहले भी कहा और आप भी इस बात को कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है, राम मंदिर में चंदा चोरी का प्रकरण और उसके बाद जंतर मंतर पे सीजेपी का प्रदर्शन, जिसमें पहली बार मोदी सरकार झुकी है। 12 साल में तमाम प्रोटेस्ट हुए हैं, तमाम मंत्री को इस्तीफे मांगे गए, तमाम घटनाएं हुई हैं, पर मोदी सरकार कभी झुकी नहीं है जनता के, मतलब पार्टियों के सामने। बिल्कुल। पहली बार मोदी सरकार झुकी है और अपने एक बड़े, मतलब कद्दावर मंत्री का, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा मंत्री हो, कद्दावर मंत्री का इस्तीफा लिया। इसके पहले एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था। आपको याद होगा जब मीटू अभियान चला था देश भर जी, में, तो मीठू अभियान। एमजे अकबर ने जी, इस्तीफा दिया था, है ना, किसी ने डिमांड नहीं की तो उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था, ये कहते हुए कि मेरे मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है। पर इस सरकार में पहली बार एक इस्तीफा हुआ है जो जनता के और छात्रों के दबाव में हुआ है, और उसके बाद ये देश का पहला चुनाव है। इन दोनों घटनाक्रमों के बीच में कोई चुनाव नहीं हुआ है। राम मंदिर 6 जी, जून को राम मंदिर का प्रकरण सामने आता है, और ये इसी बीच में ये नीट परीक्षा का बवाल चल ही रहा था, उस समय छात्रों की डिमांड चली रही थी। तो इन दोनों बड़े घटनाक्रमों के बाद जो देश में ये पहला उपचुनाव हो रहा है, जो बिहार में हो रहा है, और वो भी भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की खाली हुई सीट पे हो रहा है। तो जो आप बोल रहे हैं कि मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, इस सीट पे 5,000 वोट भी कम आता भाजपा का, 3,000 वोट भी कम आता है, तो विपक्ष इसको यही कह के प्रचारित करेगा कि भाजपा हारी है, भाजपा का वोट गिरा है। उस सीट पे जहां पे 200 विधायक ड्यूटी दे रहे थे, उस सीट पे जहां चिराग पासवान भी गए, जहां पे जदयू के नेता भी लगे हुए हैं, जहां पे भाजपा के भी नेता लगे हुए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लगे हुए हैं लगातार चुनाव में, 3 या 4 मीटिंग तो खुद करके आ चुके हैं वहां पे। तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, मैं जो पहले बोल रहा हूं कि उपचुनाव से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी, सम्राट चौधरी की इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार के चलन में, क्रियाकलाप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर इसका संदेश, राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा जाने वाला है। यदि भाजपा वहां थोड़ा भी नीचे जाती है और कहीं हार गई, खुदा ना खास्ता, तो आप ये मानिए कि फिर तो भाजपा को यूपी संभालना, पंजाब तो चलो भाजपा के बहुत संभावनाएं नहीं है, और बाकी जो अदर स्टेट है उनकी बात हम नहीं करते, पर यूपी में भाजपा को अपने को संभालना बहुत कठिन काम होगा, बहुत कठिन काम होगा, बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा भाजपा के जी। लिए।
जी, और एक आखिरी सवाल और केवल प्रशांत किशोर की राजनीति और उसकी रणनीति को लेते हुए, क्या आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर अगर जीते तो उनकी विन-विन सिचुएशन पूरी तरह से नज़र आएगी? अगर वो हारते भी हैं, तो ऐसे उसमें जहां 25 कैंडिडेट इस सीट पर अभी भी लड़ रहे हैं, 25 सीट उसमें वो भी हैं जो सत्तारूढ़ लंबे समय तक बिहार में सत्तारूढ़ दल के उसमें मतलब राजद के भी उसमें कैंडिडेट हैं। अगर ये दूसरे नंबर पर भी आते हैं, तो क्या अपने आप को और अपनी पार्टी को ये इस्टेब्लिश करने में पूरी तरह से मजबूती से अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर के लिए ये संजीवनी हो जाएगा। जन स्वराज पार्टी के लिए संजीवनी चुनाव, ये चुनाव संजीवनी काम करने जा रहा है। जैसा कि जी, 25 में चुनाव उन्होंने बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा उन्होंने, और उस चुनाव से 1 साल पहले जो मैदान में थे, ग्राउंड पे थे, कोई नहीं था। ना तेजस्वी मैदान में थे, ना सम्राट मैदान में थे, ना नीतीश नीतीश की तो चलो सरकार थी, लोग तो मैदान में एज़ ए सरकार थे मैदान पे। पर जी, प्रशांत किशोर वहां की बात कर रहे थे, वहां के मुद्दों की बात कर रहे थे। उन मुद्दों को जनता ने स्वीकार नहीं किया। कोई बात नहीं है, मुद्दे अभी भी बरकरार है। वो एजुकेशन का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, हेल्थ का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, इंफ्रा का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, पलायन का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, गरीबी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। तो प्रशांत किशोर एक पिछले 1.5-2 साल से ये बात लगातार कर, जनता ने उनको, हो सकता है जनता ने लगा होगा कि भाई ये विपक्ष में अभी या सरकार को बदलने की स्थिति में नहीं है, इनका संगठन नहीं है, इनको अनुभव नहीं है, ये भाजपा से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा वोट बैंक, जो विपक्ष वाला वोट बैंक था, वो राजद के साथ चला गया, तेजस्वी यादव के साथ चला गया, महागठबंधन के साथ चला गया। यदि यहाँ पे प्रशांत किशोर नंबर 2 की पोजीशन पे आ जाते हैं, चुनाव बेशक जीते या वो हार जाए, यदि वो नंबर 2 पे पोजीशन पे आ जाए, तो जन स्वराज पार्टी को ऑक्सीजन मिल जाएगी, जी, प्रशांत किशोर को ऑक्सीजन मिल जाएगी। प्रशांत किशोर अपने को बिहार में विपक्ष का नेता, विपक्ष की पार्टी, विपक्ष का झंडा बरदार, जो तेजस्वी इस समय उतना मैदान में नहीं दिख रहे हैं हम लोगों को। उनकी परिवार में जी, भी कलह चल रही है, उनके लगातार कुछ न कुछ झगड़े, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं वो लोग। प्रशांत किशोर अपने को विपक्ष का नेता वहां पे घोषित करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है फिर उनका संगठन का विस्तार होना चालू हो जाए, लोगों का भरोसा उनके साथ जुड़ना चालू हो जाए, लोगों को ये भी भरोसा हो जाए कि प्रशांत किशोर 29 का चुनाव 29 का 30 में चुनाव होगा, 30 का जी, चुनाव भी ताकत से लड़ेंगे। तो प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर व्यक्तिगत दोनों तरीके से उनको बहुत फायदा होने वाला है। यदि वो नंबर 2 पे आ गए और कहीं जीत गए, तो फिर प्रशांत किशोर की तो बल्ले बल्ले है, और जन स्वराज की बल्ले बल्ले है। और मैं तो ऐसी कामना भी करता हूं कि वो ताकत से लड़े, बिहार में कोई एक ऐसा दल और खड़ा हो, ऐसा विपक्ष मजबूत खड़ा हो। अभी बिहार में भी, बहुत मजबूत विपक्ष नहीं है। जैसे देश में बहुत मजबूत विपक्ष नहीं है, वैसे बिहार में भी इस समय आज की डेट में बहुत मजबूत विपक्ष नहीं है। राजद कभी विपक्ष मजबूत होता था, पर जब से तेजस्वी यादव हारे हैं, या उनके घर में जो झगड़े चल रहे हैं, या उनकी जो तमाम मुसीबतें उनके साथ जुड़ी हुई है इस समय, तो जिस तरीके से उनको ग्राउंड पे दिखना चाहिए, सड़क पे दिखना चाहिए, विधानसभा में दिखना चाहिए, वैसा वो दिख नहीं रहे। तो प्रशांत किशोर के लिए बहुत उम्मीदें हैं, और जन स्वराज पार्टी के लिए भी बहुत उम्मीदें यहाँ से बनती दिख रही है हमको। जी। तो बांकीपुर का बाजीगर कौन होगा, ये आने वाले 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात साफ हो जाएगी कि नतीजा जैसा भी आएगा, अगर वो भाजपा के पक्ष में आता है और जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर नंबर 2 पे आते हैं, तो उनके लिए तब भी विन-विन सिचुएशन होगी। भाजपा अगर ये सीट जीत जाती है, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की सांस होगी। और इस सब के बीच राजद को एक बार फिर से ये बात सोचनी होगी कि पिछले कुछ सालों तक बिहार का एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के बावजूद आज किन नीतियों के चलते, किन रणनीतियों के चलते वो हाशिए की ओर जा रहा है, उन्हें भी सोचना होगा। प्रदीप जी, आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दीपक जी।